ओके, रिकॉर्डिंग हो चुका है हमारा स्टार्ट, हाँ स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली क्या देखने वाले, PHP। PHP, ठीक है ना। व्हाट इज़ PHP फर्स्ट ऑफ ऑल? PHP पढ़ने से पहले इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि PHP है क्या, क्यों यूज़ होगा, है ना, और भी कई सारे सवाल होते हैं। ओके, तो इन सवालों का जवाब क्या है? जवाब सिंपल है। PHP जो होता है वो बैक एंड लैंग्वेज है। ठीक है, अब बहुत जगह लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर बैक एंड लैंग्वेज और डेटाबेस जो है वो क्या सेम है ना। बैक एंड लैंग्वेज और डेटाबेस जो है वो क्या सेम है? नहीं, सेम नहीं है। बैक एंड जो होता है वो लॉजिक्स होता है बेसिकली। ठीक है, जो भी आप लॉजिक लगाते हो वो होता है। ठीक है, लॉजिक्स हो गए हैं। और जैसे चीज़ों को सेटअप करना है, जैसे कुछ रिफ़ाइन करके लाना है तो रिफ़ाइन करना डेटा को हो गया। ठीक है, और डेटा को कैच करना हो गया, कैचिंग द डेटा। क्वेरी फायर करना हो गया, ये सब सारे काम करता है ये कौन? PHP, विच इज़ कॉल्ड बैक एंड लैंग्वेज। अब डेटाबेस जो होता है, जहाँ जिसके, दीपक, हाँ बताओ। एग्जांपल मैं अभी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब डेटाबेस क्या होता है कि जहाँ ये कुछ नहीं है, डेटाबेस कुछ नहीं है, ये एक टाइम काइंड ऑफ ना स्टोरेज है। ठीक है, तो हम डेटाबेस के ऊपर आएंगे, PHP के ऊपर में भी आएंगे, लेकिन पहले तो सिर्फ ये समझते हैं कि PHP होता क्या है, बेसिक्स। अब इतना तो समझ गया, बैकएंड जो होता है वो पूरा लॉजिक वगैरह कैरी करता है, लेकिन ये बेसिकली ना एक टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। ठीक है, इसमें भी वेरिएबल्स वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले इसका हम सेटअप देख लेते हैं। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले, हम उसका सेटअप तैयार करते हैं। ठीक है, कि कौन सा ऐसा सेटअप होगा जिसमें वो PHP या फिर वो जावा या फिर वो जावा स्क्रिप्ट या फिर कोई भी एक लैंग्वेज, एक पाइथन है ना, तो उस पर काम करेगा। तो PHP के लिए अपने को क्या चाहिए होगा? PHP के लिए अपने को चाहिए होगा सिंपल सा एक जैम्प सर्वर। कैंप लिख दिया मैंने, जैम्प सर्वर। ठीक है, PHP जो होता है ना, ये सर्वर साइड लैंग्वेज है। सर्वर साइड लैंग्वेज है। कैसे होगा ये भी मैं अभी दिखाऊंगा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ हूँ इसको ध्यान से देखना। ओके, सर्वर का हमें ज़रूरत होगा। ठीक, अगर हमारे पास में एक सर्वर है, ठीक है, एक सर्वर है, तो PHP के कोड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये जैम्प सर्वर जो है ना, ये सर्वर प्रोवाइड करता है। बेसिकली जैम्प बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। चलो सबसे पहले हम जैम्प इंस्टॉल करके देखते हैं। जैम्प इंस्टॉल कैसे करना है? कुछ नहीं, सीधे जाना है, यहाँ पे लिख देना है जैम्प। ठीक है, यहाँ पे आ जाओगे आप apache-friendly.org, क्लिक करना। जो भी आपका होगा, सपोज आपका विंडोज़ है, लिनक्स है ना, मैकबुक OS है, तो अकॉर्डिंगली आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना। कुछ नहीं करना है, डाउनलोड जैसे करा, डाउनलोड के बाद में आपको एक फ़ाइल आ जाएगा। इंस्टॉल करना, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसको कि इंस्टॉल करना दिक्कत होगा। ठीक है, इंस्टॉल कुछ नहीं है, एकदम सिंपल, नेक्स्ट 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 करते जाना है, इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल जैसे ही करोगे वैसे ही क्या होगा, लोकल डिस्क C के अंदर में, ये देखो यहाँ पे लोकल डिस्क C के अंदर में ना आपका एक जैम्प नाम का फोल्डर बन जाएगा ऐसा। ठीक है, अब इसी के अंदर सारे काम होने वाले। ये जैम्प जो है ना, यही आपका सर्वर। जैसे हमने कल देखा था, कल का अगर मतलब लेक्चर अगर याद होगा, है ना। अच्छा, यूट्यूब वाले जो हैं उनके लिए वीडियो लेक्चर्स अपलोड नहीं कर रखा है, क्योंकि कल जो हुआ था वो ऑलरेडी वीडियो हमारे में अपलोड कर दिया गया, तो आप लोग वहाँ से जा करके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमने जो कल देखा था उसमें क्या देखा था, एक जब लाइव करा था हमने चीज़ों को, है ना, तो हमने एक चीज़ ध्यान दिया था, HTDocs के अंदर में हमने रखा हुआ था सारे फाइल्स को। याद है क्या सबको? HTDocs के अंदर सारे फाइल को रखा था, HTML हो गया, CSS हो गया, वट एवर इट में भी, है ना। तो HTDocs के अंदर रखा था। इसका मतलब क्या है कि सर्वर जो है, सर्वर का फाइल मैनेजर जो है, या फिर सर्वर के ऐसा प्लेस है जिसमें कि हम अपने सारे फाइल्स को रखते हैं, वो कौन होता है? HTDocs होता है। वैसे ही HTDocs यहाँ पर भी मिलेगा हमें। कहाँ मिलेगा? जैम्प के अंदर में। जैम्प पे जैसे ही एंटर करोगे वैसे ही HTDocs यहाँ पे मिल जाता है। अब हमें क्या करना है, HTDocs के अंदर में ही सारा काम करना है। HTDocs में मैं घुसा, कई सारे और भी प्रोजेक्ट्स मैंने बना रखे हैं। ठीक है, कुछ कुछ तो गेम के प्रोजेक्ट भी मैंने बनाए थे। तो सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट है। यहाँ पे एक हम न्यू फोल्डर बनाएंगे। देखो, किसी चीज़ को यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना है। ये दो तीन चीज़ें दी रहती हैं, है ना, तो इन सब चीज़ों को पहले से, अब जैसे इंस्टॉल करोगे ना, ये दो तीन चीज़ ये रहेंगी, ये रहेंगी, ये रहेंगी, ये रहेंगी, और भी एक दो चीज़ें हो सकती हैं, है ना, तो उस सब चीज़ को हटाना नहीं है। यहाँ पे सिंपल एक अपना फोल्डर क्रिएट कर लेना। अब इसी फोल्डर के अंदर हमें कोडिंग करनी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PHP कोडिंग। ठीक है, एंटर लगाया, और PHP कोडिंग के अंदर यहाँ पे हमें दिस इज आवर स्पेस। अब यहाँ पर एड्रेस देख लेना, जैम्प के अंदर HTDocs के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर सारा काम करूँगा। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। ठीक है, सबसे पहला तो लोकेशन देखना है।
लिखते जाता हूँ मैं, ठीक है। लोकेशन कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही काम करेगा। VS कोड ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये फिर से रिपीट कर दूँ? चलो मैं एक सीरीज़ में बता देता हूँ, ठीक है, एक सीरीज़ में मैं बता देता हूँ। देखो PHP इज़ अ सर्वर साइड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि जैसे देखो अभी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर मैंने इसी वेबसाइट को लोड करा, क्या है, apache-friendly.org, राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, कौन कौन से फाइल उठ करके आ रहे हैं वो देखना। नेटवर्क में मैं जाऊँगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो देखना कौन कौन से फाइल उठ करके आ रहे हैं। देखो कौन कौन से फाइल उठ करके आ रहे हैं, टाइप ऑफ द फाइल देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या सबको, टाइप ऑफ द फाइल। इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ करता हूँ। डॉक्यूमेंट है, स्क्रिप्ट है, PNG है। ध्यान देना अगर यहाँ पे कहीं पर PHP मिल जाए तो, है कहीं पे, है कहीं पे नहीं मिलने वाले। PNG है, PHP नहीं मिलेगा। स्क्रिप्ट है, देखो जावा स्क्रिप्ट तक का फाइल उठ करके आ रहा है हमारे PC में, लेकिन PHP नहीं उठ करके आएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग फेसबुक का भी देखोगे ना, फेसबुक में भी PHP के फाइल्स होते हैं, लेकिन वो आपका यहाँ पर क्लाइंट साइड में उठ करके नहीं आएगा। वी आर क्लाइंट, हम यूज़ कर रहे हैं तो हम क्लाइंट हुए, है ना। PHP का कभी नहीं उठ करके आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि PHP का जो कोड है ना वो सर्वर साइड है। सर्वर साइड का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ सर्वर में काम करेगा। तो सोच के देखो, अगर मुझे PHP का कोडिंग करना है तो मुझे उसके लिए एक सर्वर का ज़रूरत है। तो अब मैं ऑनलाइन तो जा करके नहीं बार बार कर सकता हूँ, मुझे अपने लोकल मशीन में ही एक सर्वर क्रिएट करना है। अब वो सर्वर मुझे कौन देगा? जैम्प देगा। ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि मुझे क्या प्रोवाइड करेगा? सर्वर प्रोवाइड करेगा। इस सर्वर का नाम क्या है? अपाचे सर्वर, ठीक है। यही जैम्प हमें डेटाबेस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या करेगा? डेटाबेस भी प्रोवाइड करेगा, जिसको बोलते हैं यहाँ पे MySQL डेटाबेस। ये जैसे अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगा तो दिख जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जैम्प सर्वर मैंने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अभी तक हमने क्या करा? अभी तक हमने सीखा कि भाई इंस्टॉल कैसे किया जाता है। इंस्टॉल तो सिंपल प्रोसेस होता है, पहला प्रोसेस हमने देख लिया कि इंस्टॉल कैसे किया जाता है। अब देखते हैं चलो कि इस पर कोड थोड़ा सा लिखते हैं, देखते हैं कोड डायरेक्ट वर्क करता है कि नहीं। किसके अंदर? htdocs के अंदर में, ठीक है। कोड पहले देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, ये मैंने कहाँ रखा हुआ है? htdocs के अंदर में रखा हुआ है, ठीक है। htdocs का मतलब कि सर्वर के अंदर में रखा हुआ है। यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ index.html, ठीक है। अब ये हुआ HTML। अब मुझे PHP का बनाना है तो इसको मुझे रीनेम करना पड़ेगा। HTML अब काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना होगा? PHP लिखना होगा। ध्यान से देखना, एक एक स्टेप देखते जाना, अंत में समझ में आएगा, क्योंकि इसका निष्कर्ष एक बार में निकलेगा, ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप भी जाओगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है। अब PHP को अगर लिखना है तो हम इस तरीके से कुछ लिखते हैं, ठीक। मैं सिंपल पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद देखना। हेलो, ठीक है। PHP में जैसे कि हमारा HTML में क्या होता था? टैग ओपन होता था, जैसे H1 टैग है तो ये टैग ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ। उसी तरीके से इसमें भी है, लेकिन इसमें टैग वर्क नहीं करता, यहाँ पर PHP वर्क करता है। PHP में ये ओपनिंग PHP होता है, दिस इज क्लोजिंग PHP, और ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यहाँ से आपका PHP का कोड शुरू है और यहाँ पे आपका PHP का कोड एंड हो रहा है, ठीक है। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अब इको क्या है? इको इसलिए लिखा जाता है ताकि हम किसी स्ट्रिंग को स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं। अब अगर इस चीज़ को मुझे अगर रन कराना है, मैंने क्या करा? PHP का फाइल बना लिया, htdocs के अंदर में भी रखा, ठीक है। अब मैंने कोड भी लिख दिया, एक सिंपल सा कोड लिख दिया, तो ये रन होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा? इसको कॉपी पास्ट करूँगा, ठीक है। कॉपी पास्ट करने के बाद में मैं जाऊँगा यहाँ पे और कॉपी पास्ट को पेस्ट कर दूँगा और एंटर मारूँगा। देखो ये क्या हो रहा है, हुआ क्या? क्या हो गया? ये तो सिंपल मेरे को कोड लिख करके आ गया, ठीक है। जो कोड मैंने वहाँ पर लिखा हुआ था वो तो सिंपल लिख करके आ गया, मेरा तो काम ही नहीं बना। क्यों काम नहीं बना पता है? क्योंकि मैंने इसको अभी तक सर्वर में यूज़ ही नहीं करा। मैंने लोकेशन सारे दे रखे हैं, लेकिन अभी तक मैंने सर्वर को एक्टिवेट नहीं करा है। एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा वो देखते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने क्या करा? इंस्टॉल करने के बाद में सिर्फ कोड लिखा, और कोड को कहाँ रखा हुआ है? htdocs के अंदर में रखा हुआ है। अब थर्ड स्टेप, एक्टिवेट योर सर्वर, ठीक है। एक्टिवेट कैसे किया जाता है वो बताता हूँ। कुछ नहीं, एकदम क्लिक क्लिक का काम है। इसके पीछे जाएंगे हम, मतलब कि htdocs में रखा था ना,
ये देखो ये हुआ htdocs के अंदर लोकल लोकेशन। ये फिर पीछे आए हम, यहाँ पे देखोगे तो जैम्प कंट्रोलर अपने को मिलता है बॉटम में। और ये कहाँ है, सिंपल सा कुछ नहीं है यार, जैम्प के अंदर जैसे ही घुसोगे ना वैसे ही आपको जैम्प कंट्रोलर मिल जाएगा। यहीं पे आपको जैम्प कंट्रोलर भी मिल जाएगा, यहीं पे आपको htdocs का फोल्डर भी मिल जाएगा। मतलब समझ रहे हो, ये काइंड ऑफ फाइल मैनेजर है। कल आप लोगों ने देखा होगा ना, ये काइंड ऑफ फाइल मैनेजर है। और ये है जिससे कि हम सर्वर को एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर अपने डेटाबेस को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर में। एक छोटा सा यूआई खुलेगा इससे, है ना। ओके, इसी को करना है, ध्यान रखना। यहाँ स्टार्ट और स्टॉप दो का अलग अलग है, लेकिन हमें करना है जैम्प कंट्रोल। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, सॉरी। कुछ भी यूज़ कर लो, सर्वर सर्वर होता है, ठीक है। मैं जैम सर्वर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हाईली यूज़ होने वाला है एक, और दूसरा ये मतलब इजी टू यूज़ होता है यार, और कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ होता है। ओके, टाइम ले रहा थोड़ा सा। ओके, ये है हमारा जैम्प कंट्रोल पैनल, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अपाची विच इज़ योर सर्वर। मैंने पहले ही बताया था, सर्वर क्या बोलता है, अपाची देता है ये, ठीक है। और डेटाबेस क्या देता है, माई एसक्यूएल। ये मैंने सिर्फ फीचर बताया कि क्या क्या प्रोवाइड करता है, वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अपाची लिखा हुआ है, माई एसक्यूएल लिखा हुआ है। अपने को सिर्फ और सिर्फ फिलहाल तो अपाची से मतलब है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ PHP का कोड चलाना है। अभी हमें डेटाबेस वगैरह कुछ नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्टार्ट बोल दूँगा। अगर आप लोग न्यू करोगे तो स्टार्ट करने पे एक नोटिफिकेशन खुलेगा जिसमें अलाउ करना पड़ता है, तो उसको अलाउ कर देना जब न्यू खोलोगे तब। देखो ये ग्रीन हो गया, ठीक है। अब पोर्ट पे काम कर रहा है, पोर्ट नंबर 80 पे काम कर रहा है। ये पहला नंबर जो है वही पोर्ट नंबर होता है, तो पोर्ट नंबर 80 पे काम कर रहा है। ये एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट तो हो गया, तो क्या मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ लोकेशन दिया है, मुझे इस पर भी चेंजेस थोड़े से करने पड़ेंगे। मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, htdocs है ना, S, तो S से पहले पहले तक का पूरा को रिमूव करना होगा और यहाँ पर लिखना होगा लोकल होस्ट। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? देखो जितने सिलेक्टेड एरिया हैं उसको मुझे रिमूव करना होगा और उसको उसके प्लेस पे लिखना होगा लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, ठीक है। जैसे मैं हिट एंटर करूँगा ये देखो हेलो लिख करके आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा PHP कोड अब रन करेगा। दिस इज़ द सेटअप। इतना सेटअप करने के बाद में हमारा PHP कोड जो है वो रन करेगा। तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहला किस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोड जो होगा वो आपके htdocs के अंदर होगा और आपका सर्वर एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा आपका URL में आपको इंक्लूड करना है क्या, लोकल होस्ट। ये तीन बातों का ध्यान रखना है। कोड आपका htdocs के अंदर में होना चाहिए, सर्वर एक्टिवेट होना चाहिए और URL जो है वो लोकल होस्ट में होना चाहिए। इतना बात ध्यान रहेगा क्या सबको? ध्यान रहेगा? यस नो? ओके, आप लोग ना हैंड रेस कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हैंड रेस करोगे मुझे मेरा कान में आवाज़ आ जाता है। रिपीट करो ना। ओके, देखो URL कुछ नहीं करना है, ठीक है। URL जो है ना ये नॉर्मल URL में अपना काम नहीं करता है, क्योंकि अगर मैं इसको देखो index.php है, इसका URL लेकर के, जैसे हम पहले भी URL लेते थे, राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करते थे, है ना, और ले जा करके यहाँ पर पेस्ट कर देते थे, तो पहले तो चल जाता था। लेकिन अभी भी देखो ये जो है लोकल डिस्क सी को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो मेरा लोकल जो सिस्टम है उसको इंडिकेट कर रहा है, ये सर्वर पे नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे htdocs जो है ना ये इसके पीछे पीछे का पूरा हटा देना है, पूरा रिमूव कर देना है, ठीक है। htdocs S जहाँ तक है S तक पूरा रिमूव कर देना है। रिमूव कर दिया और इसके प्लेस पे लिख देना है लोकल होस्ट। ये खुद ब खुद पकड़ लेगा। जैम्प जो है जैसे लोकल होस्ट वहाँ लिखा हुआ आएगा ना, वो खुद ब खुद पकड़ लेगा कि अच्छा लोकल होस्ट लिखा है, इसका मतलब इसने सर्वर को यूज़ करा है। कि कौन सा सर्वर को? ये वाले सर्वर को यूज़ करा है, अपाची सर्वर को, ठीक है। और इसका इंडिकेशन कैसे जाएगा? अगर तुम एडमिन भी अगर करते हो ना तो एडमिन पे आपका दिख जाता कई बारी। चलो हटाओ, कोई नहीं, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ अलग से। क्यों लोकल होस्ट लिखने से ही हमारा लोकल होस्ट एक्टिवेट हुआ। जैसे ही आप सर्वर को इंस्टॉल करते हो और इसको एक्टिव करते हो ना, वैसे ही पता है एक लोकल होस्ट नाम का यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। आप सिर्फ लोकल होस्ट लिखो, कुछ मत लिखो, सिर्फ लोकल होस्ट लिखो, ठीक है। और हिट एंटर करो, ये देखो कुछ इस टाइप से खुल के आ जाएगा।
ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर ये बंद होगा, अगर ये अपाचे बंद होगा, और अगर आप लोकल होस्ट लिखने के बाद में कुछ ये करो, ये देखो क्या बोल रहा है, साइट कांट बी रीच। ठीक है, वहीं पर इसको अगर मैं एक्टिवेट करता हूँ तो देखो ये आ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है लोकल होस्ट का। लोकल होस्ट क्या करता है, एक लोकल होस्ट में मतलब कि आपके ना मशीन पे, मशीन के ऊपर में जो आप एसडी कार्ड यूज़ कर रहे हो या फिर एसएसडी यूज़ कर रहे हो, एचडीडी यूज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं, है ना, जो भी आप एक मेमोरी यूज़ कर रहे हो उस मेमोरी का ही कुछ पार्ट को पकड़ के वो सर्वर बना देता है। ठीक है, इतना क्लियर है क्या, क्या क्या करना है हमें? यूआरएल पार्ट क्लियर है? टेंशन ना लेना, एक एक चीज़ बताऊंगा, डोंट वरी, थोड़ा टाइम लग जाए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया कि इन्वायरमेंट कैसे सेट करना है। तो जितने भी बार हम ओपन करेंगे उतने बार हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि htdocs के अंदर में हमें कोडिंग करनी है, सर्वर एक्टिवेट होना चाहिए, है ना, और यूआरएल में जो है लोकल होस्ट होना चाहिए। ये तीन चीज़ हमेशा ध्यान रखना, तभी आपका कोड जो है वो रन कर पाएगा प्रॉपरली। हालांकि ये वीडियो जो है यूट्यूब में जाएंगी तो उसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, जैसे इसको मैंने बता दिया कि इको क्या होता है। इको में आप कोई भी स्ट्रिंग को दिखा सकते हो, है ना, स्ट्रिंग को जो है आउटपुट दे सकते हो। नाउ अब इसमें भी वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स कैसे होते हैं, इसमें हम डॉलर साइन दे करके कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, लेकिन नाम जो है ना वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बस यही इसमें एक है। ठीक है, और बीच में गैप नहीं होने चाहिए। ठीक है, केस सेंसिटिव है। अब वेरिएबल अगर सिंपल लेते हैं, अगर ए लेते हैं, ए इज इक्वल टू 10। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ा है? एक बार हैंड रेस कर देना प्लीज़, नहीं तो फिर मैं उसको एकदम बेसिक लेवल में बताऊंगा। वैसे मैं बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ रखा, एक भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत भी। चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? सिंपल मतलब होता है कि एक टाइप का हम बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं जिसको एक नाम देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कुछ सामान रखना है, जैसे मुझे एप्पल रखने हैं अलग जगह पे, है ना, तरबूज रखने हैं अलग। अगर मैं सपोज एक फल विक्रेता हूँ, ठीक है ना, मैं फ्रूट का दुकान है मेरा, तो वहाँ पे मेरे को क्या होगा कि मेरे को एप्पल भी रखने हैं, तरबूज भी रखने हैं, पाइन एप्पल्स भी रखने हैं, केले भी रखने हैं। ठीक है, तो जगह अलग अलग होगा, है ना। अगर एप्पल रखने हैं तो उसके लिए मैं छोटा बॉक्स का यूज़ करूँगा। अगर मेरे को तरबूज रखने हैं तो उसके लिए हो सकता है बोरी वगैरह का यूज़ करूँ, या फिर कुछ बड़ा बॉक्स वगैरह होगा उसमें यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैं यूज़ करता हूँ। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग लुक्स लाइक लिनक्स, हाँ बोल सकते हो, लिनक्स के जैसा दिखता तो होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये लिनक्स का पूरा पार्ट होगा। हालांकि बैश स्क्रिप्ट जब आप करोगे ना तो वो थोड़ा थोड़ा मैच कर सकता है, मे बी। ठीक है, हालांकि उधर उतना भी नहीं घुसेंगे। चलो, नाउ दिस इज 10। एक 10 क्या है, एक नंबर है। ठीक है, और उसको मैंने कहाँ रखा है? अब इक्वल टू का क्या मतलब होता है कि राइट साइड में जो भी वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में ला करके असाइन कर दो। ठीक है, सो दैट कि अब हम ए को यूज़ करेंगे तो उसके जगह पे ए नहीं आएगा, वो 10 आएगा। ठीक है, जैसे कि इको ही अगर मुझे कराना है तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे अगर डाल दूँ ए। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों ने पढ़ा होगा ना, अगर कुछ लोगों ने अगर इन केस पढ़ा होगा कि कुछ और लैंग्वेजेस जैसे कि सी या फिर C++ ये सब अगर पढ़ा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि भाई हम कैसे लिखते थे, इंट ए इज इक्वल टू 5। अगर यही चीज़ अगर स्ट्रिंग में अगर चेंज हो गया, हेलो में चेंज हो गया, तो इंट की जगह हम क्या लिखते थे, स्ट्रिंग लिखते थे। ठीक है, इस टाइप से चीज़ें देखी होंगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने ये दे दिया, ये वेरिएबल नेम दे दिया, ठीक है, तो इसके अंडर पे अगर आप नंबर लिखोगे तो वो नंबर टाइप का वेरिएबल हो जाएगा। अगर इसके जगह पे स्ट्रिंग लिखोगे तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो जाएगा। पहले तो इसको देखते हैं कि ये शो कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, दिस इज इट। देखो 10 शो कर रहा है। अब मुझे 10 के साथ में स्ट्रिंग को भी शो कराना है। कैसे करा सकता हूँ? कुछ नहीं है, डॉट लगाना होता है। अगर दो स्ट्रिंग को जोड़ना है हमें, डॉट से जोड़ सकते हो। जैसे मैंने इसमें डॉट लगाया, डॉट लगाने के बाद में एक और स्ट्रिंग जोड़ दूँ, हेलो। ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट करेगा? अगर मैंने क्या करा, ये लगाया, डॉट लगाया, उसके बाद स्ट्रिंग दे देता हूँ, क्या इम्पैक्ट करेगा? आएगा 10 हेलो। ठीक है, एक बार देखते हैं इसका, 10 हेलो। अब बीच में तो मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं क्या करूँ? या तो मैं करूँ यहाँ पर स्पेस डाल दूँ सिंपल, तो वो डायरेक्ट स्पेस आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि चलो रहन देते हैं, लेकिन अगर इसको अगर किसी और तरीके से लिखना है तो इसको ऐसा और कर सकते हैं कि डॉट यहाँ लगाया,
यहाँ पे डबल कॉट लगाने के बाद में यहाँ पे स्पेस लगा दिया। तो डॉट क्या करेगा, डॉट क्या करता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले जो भी चीज़ होंगी, भले वो नंबर होगा भले वो स्ट्रिंग होगा, उसको कॉन्कैट कर देता है। कॉन्कैट का मतलब होता है कि उसको एक साथ मतलब देखने को मिलता है हमें, ठीक है, आउटपुट एक साथ देता है उसे। ओके, किसी को कुछ डाउट है क्या? जस्ट लाइक पाइथन। हाँ, कुछ कुछ फीचर्स हैं पाइथन के, कुछ कुछ फीचर्स हैं इसमें, ऐसा बात नहीं है, कई हद तक के फीचर्स हैं यार। अब इसमें एक खासियत है कि जैसे पाइथन में लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती थी ना, लाइब्रेरीज उसमें लगाना पड़ता होगा आप लोगों को, इसमें बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज नहीं लगाना पड़ता, इसमें आराम से हो जाता है। जैसे कि कोई लोग अगर पढ़ते होंगे जावा वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें लाइब्रेरीज लगाना पड़ता होगा, क्या मैथ का लाइब्रेरी, ठीक है, इसमें वो सब चीज़ नहीं होती है, इसमें सिंपल आप लगा सकते हो। जैसे सपोज़ 10 लिखा है मैंने, अब 10 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा पता है, एक फंक्शन सीधा सीधा लगाऊंगा, SQRT, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है। SQRT लिखने के बाद में इसके अंदर पे एक टाइप का फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर a लिख दूंगा ना अगर, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को स्क्वायर रूट दे देगा 10 का, देखो 3.162, ठीक है। अगर इसी की जगह मैं कितना 4 लिखता हूँ तो यहाँ पर 2 दे देगा, ठीक है। कुछ भी लिख के देख लो, 122 लिख के देख लो, इसका दे देगा 11.042453, ठीक है। तो इस टाइप से ये देता है। अब इसमें जो है हमें क्या देखना है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो इतना वेरिएबल वगैरह तो हमने देखा, इसी के साथ साथ में जैसे हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं ना, इसमें भी इफ़ होता है। इफ़ ए जो है ना, इफ़ ए जो है वो इक्वल टू है 122 के। नाउ सबको पता है, या फिर अगर नहीं भी पता है तो समझ लो, सिंगल इक्वल टू देने का मतलब क्या होता है कि राइट साइड का वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन कर देना, असाइन मतलब स्टोर कर देना। लेकिन डबल इक्वल टू का क्या मतलब होता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का वैल्यू को कंपेयर करना कि दोनों मतलब दोनों सेम है या नहीं है, ठीक है। अगर मैंने इफ़ इतना लिखा और यहाँ पर लिख देता हूँ सेम, ठीक है, मैंने क्या लिखा सेम, एल्स इको नॉट सेम, ठीक है। इसमें सेमीकोलन लगते हैं, ध्यान रखना, सेमीकोलन लगते हैं, कुछ कुछ सी के जैसा भी है ठीक है। तो सब पूरा मिक्सचर है यहाँ पे, पाइथन के जैसा भी लगेगा तुम्हें, सी के जैसा भी लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप से थोड़े है यहाँ पे। अब मैंने सिर्फ एक लॉजिक लगाया है कि इफ़ लगाने के बाद में अंडर कंडीशन दिया है, विच इज़ योर सिंटेक्स। आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ोगे तो आपको यही सिंटेक्स मिलेगा, ठीक है। कि इफ़ एल्स का सिंटेक्स क्या होता है, इफ़ लगाया हमने, उसके अंदर कंडीशन दिया, अगर कंडीशन सही होगा तो इसके अंदर चला जाएगा और इतना पार्ट को वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर गलत है, ये वाला जो है कंडीशन वो गलत है, तो वो एल्स पार्ट में जाएगा और इतना एरिया को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि ये सही में वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। बोलता है सेम, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं क्या करूँ, यहीं पे अगर मैं 122 की जगह 121 लिख दूँ तो क्या होगा, नॉट सेम आ रहा है, ठीक है। तो इफ़ एल्स भी इसमें एज इट इज़ काम करता है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही स्विच भी काम करेगा, स्विच, ठीक है। स्विच में क्या होता है, कुछ सिंटैक्स इसका ऐसा होता है कि ए लिखने के बाद में हम क्या करते हैं, केस देते हैं, केस 1, ठीक है। केस 1 देने के बाद में इसमें लिखूंगा मैं इको इट इज़ केस 1, ठीक है। एकदम नॉर्मल से बता रहा हूँ। उसके बाद में मैं लगा दूंगा ब्रेक। ये इसका सिंटैक्स होता है बेसिक। स्विच का अगर सिंटैक्स देखो तो ये बेसिक सिंटैक्स होता है। अब इसमें केस हम बहुत सारे डाल सकते हैं, जैसे ये केस मैंने एक केस डाला है, दूसरा केस, सॉरी ये फॉर्मेट गलत हो गया, तीसरा केस, ठीक है, चौथा केस। अब ये केस जो है, केस का वैल्यू अलग अलग कर सकते हैं। अब जैसे देखो केस में मैंने लिखा कि 2, यहाँ पर मैंने लिखा 122, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने 8, ठीक है। अब केस 2 इसका मतलब क्या है पता है, कभी भी स्विच जो है ना क्या करेगा कि ये ए को पकड़ेगा, ए का वैल्यू को पकड़ेगा, देखेगा कितना वैल्यू, अच्छा 122 है, ठीक है। तो कौन से केस के अंदर पे 122 दिख रहा है आपको, ठीक है, ये अंदर नहीं जाएगा केस का ना, ये स्टेटमेंट है तो ये केस के अंदर नहीं जाता, केस को ही सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, केस को ही सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करता है। क्या हो रहा है भाई, ठीक है, कि इसको कंपेयर करेगा केस नंबर से। अब ये कहाँ पे मिलेगा, ये देखो 122 यहाँ पे मिला, ये क्या करेगा, बोलेगा कि इको इट इज़ केस 1 और उसके बाद ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब कि
इस स्विच केस से बाहर आ जाएगा, रिपीट करेगा ही नहीं, ये आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। इस टाइप से काम करता है। यहाँ पर एक केस होता है डिफ़ॉल्ट केस, ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, डिफ़ॉल्ट में बेसिकली आपका होता है कि अगर कोई केस काम नहीं करता है तो डिफ़ॉल्ट में जाता है, ठीक है। चलो खैर डिफ़ॉल्ट को अभी नहीं देख रहे हैं, इसमें सिर्फ देखते हैं। अब 122 है, अब 122 में मैं मैसेज अलग डाल देता हूँ, 122 डाल देता हूँ। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 डाल देता हूँ। अकॉर्डिंगली जो है मैसेज वो कन्वे करेगा। अब इसको भी देखते हैं कि स्विच केस एग्जैक्टली काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। ये देखो ये क्या बोल रहा है, इट इज़ केस 122। अगर मैं वहाँ पे ए का वैल्यू 8 कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे इस केस पे मैं 8 कर देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा वो 8 और यहाँ केस में चेक करेगा कहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 इसे मिलेगा, ये बोलेगा इट इज़ केस 8। देखो ज़रा आउटपुट आ रहा है, देखो इट इज़ केस 8। तो यहाँ पर मैंने डालने के लिए डाला हुआ है कि इट इज़ केस 8, आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है, फोर लूप भी काम करेगा यहाँ पे। फोर लूप का मतलब फोर लगाने के बाद में, फोर भी एक टाइप का जो है ना बोल सकते हो मेथड काइंड ऑफ स्टफ है, ठीक है, कि एक एक तरह का वे है जिस मतलब एक सिंटेक्स है, ठीक है ना। अगर जिनको एकदम से प्रोग्रामिंग नहीं आती उनको अगर समझाने का अगर बोलो तो दिस इज़ एक टाइप का फंक्शन, ठीक है। जैसे कि अभी हमने SQRT यूज़ करा स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वैसे ही फोर भी एक टाइप का फंक्शन ही है, लेकिन इसका लिखने का तरीका अलग है। स्क्वायर रूट अगर निकालना था तो मेरे को क्या लिखना था, सोच के देखो, SQRT लिखना था फंक्शन, ये भी फंक्शन ही है। फंक्शन के अंदर मुझे एक वेरिएबल डालने थे जो कि मैंने पहले डाला था, ठीक है, इसको वेरिएबल बोला जाता है, इसको वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। वेरिएबल डालने थे, इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें कैसे लिखना होता है, तीन तीन वेरिएबल्स देने पड़ते हैं, इसमें तीन कंडीशंस देने पड़ते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं मुझे 8 दिया हुआ है, मुझे 1 से लेकर के 8 तक नंबर प्रिंट कराना है, तो मैं क्या कर दूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा i जो कि इक्वल टू रहेगा 1, ठीक है। उसके बाद एक सेमीकोलन, दोबारा से i बनाऊंगा, मैं बोलूँगा लेस देन इक्वल टू 8, मतलब कि कहाँ से चलना है मुझे, 1 से चलना है, कहाँ तक चलना है, 8 तक चलना है, और कितना कितना बढ़ा के चलना है। तो फिर से एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं i का ही, है ना, और इसको बोलूँगा प्लस प्लस। इसका मतलब क्या होता है कि एक एक बढ़ा करके चलना है। तो ये जो लूप चलाएगा ये 1 से लेकर के 8 तक चलाएगा, मतलब 1 चलाएगा, 2 चलाएगा, 3 चलाएगा, 4 5 6 7 8। यहीं पर अगर मैं लिख दूँ 2 i इज इक्वल टू i प्लस 2, तो ये क्या करेगा, दो दो के छोड़ करके चलाएगा, मतलब 1 चलाएगा, 2 छोड़ देगा, 3 चलाएगा, 4 छोड़ देगा, 5 चला, इस टाइप से चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं प्लस प्लस लिखता हूँ क्योंकि मुझे एक एक चाहिए। मैं क्या करूँगा, इको लिखूँगा, इको लिखने के बाद में मैं i का वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ। अब देखो i का वैल्यू मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है, दिस इज i का वैल्यू, ठीक। एक बार देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके इनफाइनाइट लूप गया, फंस गया मेरा, फंस गया मेरा, भागो भागो भागो। ऐसा फंस जाता है ना तो जल्दी से जल्दी बंद कर देना, क्योंकि इनफाइनाइट लूप में जहाँ फंसा वहाँ लग जाएंगे भाई साहब अच्छे से, ठीक है। मैंने यहाँ गलत कर दिया, i इक्वल टू i प्लस प्लस कर दिया, तो ये इनफाइनाइट लूप में ही घुसेगा ऑब्वियसली। मुझे i प्लस प्लस ही लिखना था सिर्फ, ठीक है। अब देखो 1 से चलेगा, 8 तक चलेगा, और एक एक बढ़ बढ़ कर चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नाउ दिस इज द थिंग, अब यही है लॉजिक। कैसे लगा, लॉजिक कैसे लगा, एक बार बताना ज़रा, ये चीज़ क्या आप लोगों को सिखाया गया है कि नहीं, जिन्होंने कोडिंग सीखा है उन लोगों को ये चीज़ सिखाया गया है कि नहीं, है ना। अब अगर इसको ड्राई रन करने में उतारू हो जाएंगे ना, तो पता है कैसे होता है, फोर लूप में कभी भी जाओगे तो सबसे पहले इसको देखा जाता है, देख लिए, इसके बाद ये यूज़लेस हो जाता है, इसको कुछ करना ही नहीं है, इस पर आएगा ही नहीं, ये एक ही बार के लिए होता है, इसको ना भी लिखो तो चल जाएगा। अगर आपने i का वैल्यू पहले डिफाइन कर रखा है तो इसको ना भी लिखोगे तो चला जाएगा, ठीक है। मेन होता है हमारा ये और ये। अब जो सर्कल चलता है ना, जो लूप चलता है वो कैसे चलता है वो बताता हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक बार आएगा लूप, जैसे लाइन चलता है ना, मैंने क्या बताया था कि कोड कभी भी चलता है तो अप टू डाउन चलता है। सबसे पहले ये यहाँ पे आएगा, देखिएगा, अच्छा PHP का कोड स्टार्टिंग है यहाँ से, इसको पकड़ेगा, a में डालेगा किसको, 8 को, कि a का वैल्यू अभी फिलहाल 8 है ना। उसके बाद ये फोर लूप में आएगा, फोर लूप में आने के बाद में इस लाइन पे आएगा, ठीक है, इस
स्टेटमेंट में बेसिकली बोल सकते हो। अब इस स्टेटमेंट में आने के बाद में इस स्टेटमेंट में उसके बाद कभी नहीं आना है, ये लूप जो चलेगा ना वो कभी नहीं आना, सिर्फ एक ही बार आता है। ओके, यहाँ पे आया, देखेगा अच्छा आई का वैल्यू इसने 1 इनिशिएट कर रखा है, इनिशिएट मतलब शुरुआती दौर पे इसका आई का वैल्यू इसने 1 दे रखा है। ओके, यहाँ पे जाके चेक करेगा क्या आई का वैल्यू जो है लेस देन या फिर इक्वल टू 8 है, होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसका वैल्यू अभी फिलहाल कितना है 1 है, तो 8 से तो कम ही है 1, है ना। तो जा करके ये यहाँ पे चलेगा, ये ना पता है इसको इसको एग्जीक्यूट करने के बाद में इस लाइन पे जंप नहीं करेगा या फिर इस स्टेटमेंट में जंप नहीं करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद में चेक करने के बाद पे ये सीधे सीधे अंदर के स्टेटमेंट को फॉलो करता है। स्टेटमेंट पूरा रन कर गया, उसके बाद में यहाँ पर जंप करेगा, ठीक है, यहाँ पे जंप किया, अब फिर उसके बाद में यहाँ जंप करेगा, इसका फिर से स्टेटमेंट चेक करेगा, फिर से पूरा कोड देखेगा, फिर से यहाँ, फिर से यहाँ, फिर से पूरा स्टेटमेंट, फिर से कंडीशन, फिर से कंडीशन, फिर से पूरा स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस लूप पे चलता है, ये इस लूप पे चलता है 1 2 3, अगेन 1 2 3। अब ये तब तक चलेगा जब तक ये वाला कंडीशन जो है ना, बीच वाला कंडीशन, ये फॉल्स ना हो जाए। कब तक चलेगा? अगर मान लो मेरे को यहाँ पे 7 मिल रहे हैं, ठीक है, 7 मिला, यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस होगा, मतलब 7 जो है वो 8 बन जाएगा, मतलब आई का वैल्यू जो 7 होगा ना वो 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर जाकर चेक करेगा क्या 8 है, हाँ इक्वल टू में है 8, तो 8 इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे 8 प्रिंट करेगा फिर, ठीक है। देखो ध्यान देना, यहाँ पे आया, उसके बाद फिर से स्टेटमेंट को चलाया अपना, उसके बाद दोबारा से यहाँ जाएगा, अब जो 8 होगा ना उसको 9 कर दिया होगा अभी तक ये, उसके बाद में यहाँ पर चेक करा होगा इसने, ठीक है, क्या चेक करा होगा कि आई का वैल्यू अब कितना है, करंट बेसिस पे कितना है, 9 हो चुका है, ठीक है। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि इसका वैल्यू अगर 9 है और इसका वैल्यू अगर 8 है तो 9 तो ना तो कम है ना तो इक्वल है 8 के। तो वो क्या करता है कि वहीं पे फॉर लूप को रोक देता है। तो आपको क्या दिखता है, एक्चुअल में तो 8 दिख रहा है, लेकिन अभी एक्चुअल में आई का वैल्यू कितना पता है? अगर फॉर लूप के बाहर जा कर के अगर मैं आई का वैल्यू को रखूँ ना, आई का वैल्यू को अगर रखूँ तो इसका एक्चुअल वैल्यू जो है वो 9 हो चुका है, क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, बढ़ा चुका था उसका वैल्यू को, यहाँ पे गया, वो बढ़ा हुआ वैल्यू जो है इसमें मैच नहीं किया, तो लूप जो है वो बंद हो गया, ठीक है। अब देखना ज़रा, देखो यहाँ पे 9 आ गया, ये 9 कौन सा है पता है? ये वो 9 है जो मैंने यहाँ पर बाहर में निकाल कर रख रखा है। अगर यकीन नहीं होता है तो इसको एक बार इसमें कुछ एक स्टेटमेंट डाल के देखते हैं। लिख देता हूँ मैं आउटसाइड 4 लूप, ठीक है, इस टाइप से मैं लिख देता हूँ। आउटसाइड 4 लूप लिखने के बाद में डॉट लगाया और एक वेरिएबल को, जो आई वेरिएबल था उसको मैंने दे दिया यहाँ पे। देखो ये क्या बोल रहा है, आउटसाइड 4 लूप, क्या है वैल्यू 9 है। तो अगर कोई पूछ भी दे कि सपोज करते हैं कि 4 लूप 1 से लेकर के 8 तक आपको प्रिंट आउट दे रहा है, तो कितने बार लूप चला है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि 8 बार लूप चला है, वो गलत आंसर होगा एक्चुअली। आपको बोलना है कि 9 बार लूप चला है, क्योंकि 8वां तक तो उसको प्रिंट कराया उसने, 9वें में इसने फेल करा, ठीक है। तो 9 बार तो चला ही होगा ना, तब तो 9वां जा करके वो उसने फेल करा। इज दैट क्लियर गाइस? बोर तो नहीं हो रहे हो? हाँ बताओ। हाँ ज़रूरी है, वही इंडिकेट करता है कि वो वेरिएबल है। अगर आपने डॉलर साइन नहीं लगाया ना तो उसका मतलब ही नहीं पता चलेगा सिस्टम को समझने के लिए तो चाहिए होगा ना कि हाँ भाई वो क्या है। तो पीएचपी में इनका रूल क्या है? हाँ बताओ। सर इसमें देखो, अब वर्जन अगर कुछ नया आया होगा जिसमें इस टाइप के कुछ हैं तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक तो नहीं देखा है कि स्लैश एन करके कुछ ऐसा लगता है। हालांकि स्लैश एन जो है वो लाइन ब्रेक करने का वर्क करता है। कैसे बोल रहे हो, मतलब कि जहाँ डॉलर साइन है वहाँ पे स्लैश एन ऐसा? उसके बाद ना लगाए, नहीं ये चीज़ नहीं हो सकता है, आपको लगाना ही पड़ेगा। जब जब आप यूज़ करोगे उस वेरिएबल को तब तब आपको डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। ये एक थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। हाँ लेकिन एक और चीज़ है कि आप जैसे अगर इसको नंबर दे रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा कि ये नंबर वेरिएबल है।
अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग दे दूँ ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपने सिर्फ वेरिएबल बताना है, ये नहीं बताना कि किस टाइप का वेरिएबल आपको असाइन करना है या फिर कुछ ऐसा। ठीक है, ये सिंपल आ जाता है, कोई इशू नहीं है। अब मैं इसमें ना एक छोटा सा चीज़ करके दिखाता हूँ जो कि प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा। अभी देखो 2 फेज़ हैं। ठीक है, एज दिस इज़ अ ट्रेनिंग, तो पहला फेज़ जो होता है वो बेसिक्स आपका होता है। ठीक है, बेसिक्स मतलब कि बहुत सारे और भी चीज़ें हैं इसमें जो हम लोग कर कर के जानेंगे। या तो हम कर कर के जान सकते हैं कि भाई हाँ इस चीज़ को हमने प्रोजेक्ट बनाया, छोटा सा प्रोजेक्ट उठाया और उस पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखा तो बेसिक्स भी हमें उसी में कवर हो रहा है ना। या तो हम कर सकते हैं कि इसको प्रॉपर एकदम ट्यूटोरियल लें। ठीक है, तो ट्यूटोरियल तो आपके हर जगह पे अवेलेबल है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। W3 स्कूल प्रीफर कर लो। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो PHP के, उसके लिए इशू नहीं है। मेरा यहाँ पे ये मोटो है कि मैं बेसिक अभी बता दिया मैंने इस क्लास पे। ठीक है, कल हम जो देखेंगे ना वो थोड़ा सा रियल लाइफ से होगा, ऐसा चीज़ जो कि आज के डेट में मेरे दोस्त भी उस पे काम कर रहे हैं। ऐसा मतलब आप कंपनी में जब घुसोगे ना तो ये सब चीज़ें आपकी ट्रेनिंग में आएंगी, कि आपको जो ट्रेनिंग दिया जाएगा वहाँ पे ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो उसका मैं एक छोटा सा डेमो दे करके छोड़ता हूँ, सिर्फ एक छोटा सा डेमो। ठीक है, आज का क्लास फिर एंड करेंगे हम। देखो यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने बताया नहीं, यहाँ पे जैसे हेलो लिखोगे ना, ठीक है, डबल कॉट के अंदर अगर मैंने हेलो लिख दिया तो ये क्या प्रिंट आउट करेगा, मेरे को क्या आउट करेगा, हेलो लिख करके आउट करेगा। ठीक है, लेकिन पता है क्या, इस डबल कॉट के अंदर मैं HTML का भी कोड लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। HTML का भी कोड लिख सकता हूँ। अगर मैं इसमें लिख देता हूँ ऐसा कुछ, देखो H1 टैग दिया है इसमें स्टार्टिंग में, टेक्स्ट के स्टार्टिंग में है ना, और टेक्स्ट के एंडिंग में मैंने H1 को क्लोज कर दिया, ऐसा कुछ ऐसा लिख दिया तो ये भी वर्क करेगा। देखो ज़रा, कर रहा है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर इटैलिक दे दिया आई, ठीक है, और आई को यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ तो ये भी वर्क करेगा। देखो कर रहा है, क्या शो हो रहा है, सबको हो रहा है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, HTML के भी कोड लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना एक चीज़, मैं करता हूँ एक फॉर्म बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक, मैं HTML का कोड बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया है कि HTML का कोड जो है ना वो जो एक फॉर्मेट होता है HTML का, ठीक है, ये फॉर्मेट जो होता है हम इसलिए लिखते हैं ताकि चीज़ें अलग अलग दिख पाएँ और SEO में मदद हो पाए। ठीक है, मैं अभी सिंपल फ़िलहाल अभी लिख रहा हूँ, कल मैं पूरा फॉर्मेट के साथ में लिखूँगा। अगर मैंने लिखा यहाँ पर फॉर्म लिखने के बाद में मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक इनपुट टैग। ठीक है, इनपुट में मैंने क्या दिया, टाइप दे दिया, टाइप क्या है, टेक्स्ट है ना, और इसके ऊपर में लिख दिया सपोज नेम लिख दिया मैंने, ऐसा करके। ठीक, ये क्या शो करेगा, नेम लिखने के बाद में ये इनपुट टैग शो कर रहा है, जो कि सही है। नेम लिखने के बाद में एक इनपुट टैग शो कर रहा है, सही है ना। अब इस पे पता है क्या, इनपुट टैग में हमारा क्या मेन मोटो है पता है, अभी सबसे पहला मेन मोटो है कि जो भी इनपुट टैग में लोग इंटर करेंगे, मतलब जो यूज़र है वो जो भी चीज़ें इसमें इंटर करेगा, जैसे मैंने यहाँ पर इंटर करा स्लिथरीन, तो इस स्लिथरीन को मैं कैसे पकड़ूं, ये मेरा मोटो होगा। पकड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट में जा कर के मेथड लिखना है। ठीक है, मेथड जो है हमारा पोस्ट रहेगा, मैं कल बताऊंगा पोस्ट और गेट का डिफरेंस क्या होता है, कोई मुझे याद दिला देना, या फिर चलो ये वीडियो है ही, कोई इशू नहीं होगा। और यहाँ पर लिखना है नेम में मैं लिख दूंगा हेलो, लिख दिया हेलो, इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अब इस चीज़ को पकड़ के मुझे PHP में अगर दिखाना है तो कैसे कर सकते हैं वो देखो। एक मैं पहले सबमिट का बटन दे देता हूँ। ठीक है, इस चीज़ पे पूरा एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबमिट टाइप दे देता हूँ मैं। ठीक है, ये क्या होगा, देखो ये सबमिट का एक बटन भी आ गया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इस पर एक नेम दिया है, ये नेम क्यों दिया है पता है, नेम वेरिएबल क्यों दिया है, सॉरी ये एट्रीब्यूट है। नेम नाम का एट्रीब्यूट के अंदर में मैंने हेलो दे दिया है। जैसे आप लोगों को याद होगा ना, आईडी हम देते थे, फिर यहाँ पे क्लास देते थे, वो किसके लिए होता था, वो CSS के लिए होता था। अगर हमें PHP में किसी वेरिएबल के वैल्यू को पकड़ना है, किसी वेरिएबल के वैल्यू को पकड़ना, सॉरी वेरिएबल नहीं बोल रहा हूँ, किसी एक इनपुट टैग के वैल्यू को पकड़ना है कि उसके अंदर का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नेम एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं।
और नेम एट्रीब्यूट के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, इसलिए मैंने हेलो लिखा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखता ना, ईमेल लिखता, चाहे फ़ोन नंबर लिखता, हो सकता कंफ्यूज हो जाते आप लोग, इसलिए मैंने हेलो लिखा है। अब यहाँ पे अगर पकड़ना है तो कैसे पकड़ सकते हो जानते हो? इफ सेट, भाई अभी कौन आ रहा है? तो गुड इवनिंग सर। श्योर सर। अब देखो यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया, ठीक है। नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ। अगेन नेम का दोबारा से यूज़ हो रहा है, मैंने सब लिखा, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ डेमो दे के छोड़ रहा हूँ अगेन, है ना। इफ़ इस साइड भी क्या होता है वो मैं बताऊँगा। यहाँ पर मैं लिख दूँगा हेलो। ये मेथड क्या होता है, नहीं होता है, वो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। ये सिर्फ एक कोड देख लो कि कैसे लिखा गया है। जिनको थोड़ा सा जिज्ञासा हुआ वो पढ़ करके आना, नहीं तो फिर मैं हूँ ही, है ना। यहाँ पे मैं h1 टैग डालता हूँ, चलो ठीक है। h1 टैग मैंने डाला यहाँ पे, और h1 टैग के अंदर में मुझे वेरिएबल डिफाइन करनी है। कौन सा वेरिएबल? nm वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हेलो लिखा है ना मैंने यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि इस इनपुट टैग का जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे कैच होगा, और कैच होने के बाद में इस वेरिएबल पे असाइन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इक्वल टू का साइन दे रखा है। वेरिएबल पे असाइन हुआ, उसके बाद पे मैं इस वेरिएबल को यहाँ पर डाल दूंगा nm, ठीक है। h1 टैग के अंदर पे nm डाल दिया। अब तो मैं डायरेक्ट भी डाल सकता हूँ, या तो आप ये भी कर सकते हो, यहाँ डबल कोट लगा के डॉट लगाओ, यहाँ भी डॉट लगा के डबल कोट लगाओ, ये भी कर सकते हो। लेकिन वेरिएबल को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। वेरिएबल मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, देखता हूँ ये वर्क करता है कि नहीं करता है। वर्क करने का क्या मतलब है, जैसे ही मैं इसके अंदर में कुछ वैल्यू देता हूँ और सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, वो क्या होगा, इसको रीड करेगा कि भाई सबमिट बटन क्लिक हुआ है या नहीं हुआ है। और जैसे ही सबमिट बटन क्लिक होगा वो हेलो के पास में जाएगा, जिसका नेम क्या है, हेलो है, इसके पास में जाएगा, और उसका जो भी वैल्यू होगा उसको पकड़ करके लेकर के आएगा और इस वेरिएबल में डाल देगा। एक बार वेरिएबल में आ गया, उसके बाद में क्या होगा, इको होगा h1 टैग में जो भी हमारा एंटर किया गया था वैल्यू, किस पे, इस वाले पे। एक बार रन करके देखते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, स्लिथरीन। जैसे सबमिट करूँगा वैसे क्या होगा, देखो यहाँ पर स्लिथरीन लिख करके आ गया। अब इसमें कुछ और अगर वैल्यूज़ मुझे ऐड करने हैं, कि यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, वेलकम टू, है ना, और उसके बाद में एक वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, वही वेरिएबल जिसमें मैं स्लिथरीन लिखने वाला हूँ, ठीक है। या फिर कुछ भी लिखूँगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, स्लिथरीन लिख दिया, सबमिट। यहाँ के क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेलकम टू स्लिथरीन। तो कुछ इस तरीके से हम चीज़ों को बना सकते हैं। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है आप लोगों को दिक्कतें आएंगी, जैसे कि इस सेट क्या होता है सर, इफ़ तो आपने बताया, लेकिन इस सेट क्या होता है, इस सेट का क्या फंक्शनलिटीज़ होते हैं। ये जो पोस्ट वाला आपने जो लिखा है इसका फॉर्मेट, और इसमें जो अंदर में आपने नेम लिखा हुआ है वो कैसे कैच कर रहा है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। मैंने डायरेक्टली लिख दिया मेथड्स, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, अगर सॉल्व कर सकते हो उतना है तो फिर करके लेकर के आना। कल अगर किसी को अगर वैसा होगा ना तो एक बार आप बताना कि सर मैंने ये सब चीज़ें जो हैं सर्च करी हैं, और नहीं तो फिर मैं तो हूँ ही, है ना। सो दिस इज़ इट। इतना समझ में आया क्या, कल क्या देखने वाले हैं, और अभी तक जो पीएचपी के सेटअप थे और पीएचपी में जो भी हमने बेसिक्स देखा वो समझ में आया सबको? जस्ट रेज योर हैंड टू लेट मी नो गाइस। ओके एवरीवन, ओके ठीक है। किसी का क्वेश्चन से रिगार्डिंग, हालांकि इससे मैं पूछ देना क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दे करके रखा हुआ है, ठीक है। तो कल एक बार देखना कि कैसे कैसे इसको हुआ, या फिर सीख करके आना, या फिर यहाँ तो सीखना ही है, ठीक है। किसी के कुछ क्वेश्चंस, हैंड लो कर रहा हूँ मैं, जिसके क्वेश्चंस होंगे वो हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन पूछेगा। सबको क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तो हैंड रेज कर दो प्लीज़, सो दैट कि वी कैन वाइंड अप द सेशन। ओके ओके ठीक है। बाकी अगर कुछ दिक्कत हो तो वीडियो लेक्चर्स यहीं पे हैं, है ना, आप लोग यूट्यूब में जाकर के पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल का नाम है स्लिथरीन एडुटेक, अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब में यू विल गेट द चैनल। ओके ओके ठीक है। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के डाउट क्लियर हैं, तो मैं यहीं पर अपना मीटिंग करता हूँ स्टॉप।